आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं मानव सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो परीक्षा में उपयोगी है। तो एक तरह से एक क्विक रिवीजन टाइप हो जाएगा। मैं हर क्वेश्चन के बारे में हल्का हल्का एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। सबसे पहले कि मानव सुरक्षा की अवधारणा का उद्भव और उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो देखो, मानव सुरक्षा की उत्पत्ति से समझे मानव सुरक्षा है क्या। अगर आप मानव सुरक्षा पर देखते हैं तो मानव सुरक्षा क्या है। मानव सुरक्षा एक तरह की शक्ति भी है और एक तरह का समाज को एक शक्ति भी प्रदान करती है मानव सुरक्षा। मानव सुरक्षा को अगर आप देखोगे तो वो पहले अगर परंपरागत दृष्टिकोण में देखते हो तो मानव सुरक्षा जो होता था वो राज्य से जुड़ी हुई होती थी। बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा सैन्य शक्ति द्वारा इसको प्राप्त किया जाता था, परंतु समय समय के साथ परिवर्तन आया। 1994 में मानव विकास रिपोर्ट आई, जिसके बाद इस पर बात किया गया कि यह एक जन केंद्रित होती है, इसमें जनता के कल्याण की बात की जानी चाहिए। और ये सिर्फ संरक्षण ही नहीं है, बाकी बहुत कुछ अगर आप देखते जाते हैं। उत्पत्ति की अगर बात करेंगे, अगर आप मानव सुरक्षा की उत्पत्ति की बात करते हैं तो उसको अगर आप देखोगे तो सबसे पहले अगर आप देखो तो 1970 से माना जाता है। 1970 में आप एक वर्ल्ड प्रॉब्लमेटिक नाम की खंडों की श्रृंखला के रूप में एक पुस्तक तैयार की गई थी, जिसमें राष्ट्रों में व्यक्तियों की दुख देने वाली जो जितनी भी समस्याएं थी, जैसे गरीबी, बेरोजगारी, इसके बारे में आर्थिक विघटन से संबंधित इसमें लिखा गया था। फिर 1980 के दशक में अन्य जैसे 1910 में जैसे कि विली फ्रांट की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय विकास मुद्दों पर स्वतंत्र आयोग और उत्तर दक्षिण रिपोर्ट जारी की गई थी। ओलोफो पाल्मे की अध्यक्षता में स्वतंत्र आयोग, जिसमें प्रसिद्ध कॉमन सिक्योरिटी रिपोर्ट को स्थापित किया गया था। इस रिपोर्ट में शांति और सुरक्षा के बारे में चिंतन के वैकल्पिक तरीकों को ध्यान आकर्षित किया गया था। उसके बाद स्कॉट होम पहल की गई थी जो 1991 में भूमंडलीय सुरक्षा और शासन पर के दौरान की गई थी। 1990 के दशक में आम उत्तरदायित्व का आह्वान किया गया था, जिसमें राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता, युद्ध सामग्री के अतिरिक्त सुरक्षा चुनौतियों और सुरक्षा की अधिक व्यापक संकल्पनाओं का उल्लेख किया गया था। उसके बाद परंतु सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो अगर आप देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की जो 1994 में मानव विकास रिपोर्ट आई थी, उसने अपने सर्वमतों को ठुकराया। उसने कहा कि व्यक्तियों के कल्याण को सबसे ज़्यादा फोकस में रखना चाहिए। उसके बाद डॉक्टर महबूब खलील ने इसमें किसके लिए सुरक्षा की बात की, उन्होंने प्रश्न उठाया कि किसके लिए सुरक्षा है, जिसमें कहा गया कि मानव सुरक्षा के बारे में बात हो रही है, राष्ट्रों की सुरक्षा के बारे में नहीं, बल्कि व्यक्ति और लोगों के बारे में है। मतलब अगर आप किसके लिए सुरक्षा की बात कर रहे हैं, राज्य सुरक्षा। अगर आप मानव को सुरक्षित रखेंगे तो राज्य अपने आप सुरक्षित होगा, जिसमें डॉक्टर महबूब खलील ने बात की। उसके बाद उन्होंने कहा कि मानव सुरक्षा का संबंध शस्त्रों से नहीं है, मानव जीवन और सम्मान से संबंधित है। इस तरह से आगे बढ़ता रहता है, तो इसमें आप ये लिख सकते हैं। फिर मानव विकास क्या महत्व क्या है। देखिए, मानव विकास का महत्व अगर आप इसमें बात करते हैं, मानव विकास का महत्व क्या है, तो देखिए मानव विकास जो है मानव सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, इसे आप अलग नहीं कह सकते हैं। और अगर आप इसमें और आगे जाएंगे तो मानव विकास सबसे, देखिए अगर आप मानव एक प्राणी है जिसको सुरक्षा की आवश्यकता है विकास करने के लिए। सुरक्षा, अगर मानव सुरक्षित रहेगा, अगर वो करेगा तो उसको सुरक्षा अगर आप प्रदान करते हैं तो कर सकता है। तो विकास से क्या महत्व है, देखो कि अगर आप देखते हैं कि समस्त मानवता के साथ इसको जोड़ा जाता है और विकास के लिए बहुत ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय पद्धति से जोड़ा गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव सुरक्षा और विकास में आपस में संबंध है। इसको अगर अलग अलग करने की कोशिश की जाए तो दुष्परिणाम देखा जा सकता है। कई जगह मानव अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है, जिससे मानव विकास में होता है। अगर आप मानव अधिकार का अभी आप उल्लंघन करते हैं तो मानव कैसे विकास करें, क्योंकि ये तो मानव होने के कारणों से मिले हुए होते हैं। तो इसमें आगे आप शायद देखेंगे, इसमें आगे आप लिख सकते हैं जितना आप लिखना चाहो। तो देखो मानव विकास जुड़ा हुआ है, क्योंकि देखो सबसे पहले मैंने बताया मानव को, अगर व्यक्ति को अपने विकास करने के लिए ना उसको सुरक्षा की आवश्यकता है, और मानव अधिकार उस सुरक्षा की बात करता है कि उस मानव को क्या क्या सुरक्षा मिलनी चाहिए। तो उससे जुड़ा हुआ है कि क्या क्या सुरक्षा अगर मानव को दी जाएंगी तो वो उसके लिए एक अच्छे वातावरण का निर्माण होगा और मानव विकास को उससे बात कर सकता है। और आगे चलेंगे,
शांति निर्माण से आप क्या समझते हैं? देखिए, शांति निर्माण से आप क्या समझते हैं? ये एक अच्छा प्रश्न है कि शांति निर्माण से आप क्या समझते हैं। देखो, शांति निर्माण जो होता है, जिसके अंदर सबसे पहले वो उन कारणों के बारे में बात करते हैं कि भैया अगर आप देखोगे तो क्या समस्याएं रही थी जिसकी वजह, पहले बात तो प्रयास करेंगे शांति निर्माण का कि वो समस्या उत्पन्न ही ना हो, कि जिन कारणों से भैया युद्ध हो या कुछ हो तो उसके लिए कोई ऐसा हो ही ना। मतलब जो विवाद उत्पन्न हुआ है उसका समाधान और सुनिश्चित करना तो इनका काम है। मतलब जैसे कि कोई विवाद उत्पन्न हो गया तो उसका समाधान तो किया जाएगा, लेकिन शांति निर्माण का मतलब ये है कि सबसे पहले तो उन कारणों को ये ढूंढ लिया जाए कि ये समस्या उत्पन्न ही क्यों हुई है। तो इसमें अगर आप देखते हैं तो एजेंडा फॉर पीस में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने पुनः न होने पर अपना ध्यान फोकस किया था। संघर्षवाद शांति स्थापन के रूप में उन्होंने वर्णन किया है। मतलब यही सब बात है कि समस्याओं को पहले ही निवारण कर लिया जाए और ये भी देखा जाए कि समस्याएं हो ही ना। राज्यों के अंदर जैसे कि सत्य अलग अलग तरह से काम करता है, तो ये आप देख लेना द्वंद्व वगैरह क्या होते हैं इसमें। राज्य निर्मित हिंसा और सिद्धांतों पर प्रयास की। देखो, राज्य निर्मित इसे आप कह सकते हैं कि देखो राज्य की नियमों से और नीतियों से हर कोई खुश नहीं होता है, और कुछ लोगों के अपने वैचारिक मतभेद होते हैं या कुछ होते हैं, तो जिसकी वजह से वो राज्य के खिलाफ विद्रोह करते हैं। तो उस विद्रोह को दबाने के लिए राज्य को कुछ कठोर कदम उठाने पड़ते हैं, या राज्य द्वारा कुछ ऐसे कानून जिनको स्थापित करने के लिए उसे अपने हिंसा का प्रयोग करना पड़ता है, तो राज्य के हिंसा के अंदर आप उसे देखते हैं। ग्रामीण श्रम का प्रयोग कीजिए, ग्रामीण श्रम के प्रालेख का कीजिए। देखो, गरीबी इतना ज़्यादा है कि रोज़गार नहीं है, तो रोज़गार के लिए भारत में ऐसे बहुत सारे, जैसे कि प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार योजना चलाई गई, जिसमें महीने में इसमें अगर आप देखा जाएगा आपको ग्रामीण की रोजगार की राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार की होता है। और भारत में तो उनसे जुड़ी समस्याएं, तो सबसे पहले तो ग्रामीण समस्या भोजन की समस्या है, रोजगार की समस्या है, रहने के लिए घर की समस्या है। तो बहुत सारा समस्याएं हैं, उनके समाधान भी भारत में बात किया गया है, उनको समाधान प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। देखो, श्रमिक वर्ग का जो प्रोफाइल है, जिसमें आप प्रालेख की बात करते हैं, ये प्रोफाइल है, प्रालेख की जो बात कर रहे हैं। और जब 47 के बाद देखा है कि 1947 में अगर आप देखते हैं स्वतंत्रता के समय सब लोग कृषि पर आधारित रहते थे, कृषि पर निर्भर रहते थे। जनसंख्या 70% जो व्यवसाय जो उनका था तो वो कृषि था, ठीक है। और आधी से ज़्यादा जो भारत की उत्पाद जो घरल GDP जो था वो प्राथमिक क्षेत्र से आता था, और प्राथमिक क्षेत्र क्या था? कृषि था। कार्य का अधिक भाग जो प्राथमिक क्षेत्र से आता था, और जितना भी बल जो था, युवा बल था, वो सब कृषि में लगा रहता था, ठीक है। तो आज धीरे धीरे क्या हुआ कि जो श्रमिक वर्ग है, धीरे धीरे इसमें क्या हुआ कि इसमें कृषि में कमी आई। उसके बाद उनके समाज सामने जल की समस्या आना, बीज की समस्या, ये सब समस्याएं आता है, और इनसे समस्याएं जुड़ी है। देखो, ग्रामीण श्रमिक वर्ग से अगर आप देखोगे तो सामाजिक समस्याएं होती हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं, और बेरोजगारी की स्थिति है, लिंग भेदभाव, बाल अप्रवासी समस्याएं हैं, और उनके लिए उपाय भी किए गए थे, जैसे कि भूमि सुधार, न्यूनतम मजदूरी और गरीबी से संबंध उपाय, ये बंधुआ मजदूरी का उन्मूलन, ये सब किया गया था। तो आप इसके बारे में आप पढ़ लेना और आप लिख सकते हैं। रोजगार की स्कीमें चलाई गई थी, ठीक है, ये सब इसके अंदर आया था। बच्चों के सीमांतीकरण। देखो, सीमांतीकरण क्या होता है? देखो, सीमांतीकरण आप सबसे पहले बात करते हैं सीमांतीकरण। सीमांतीकरण के बारे में अगर बात किया जाए तो भारत एक विशाल देश, लोकतांत्रिक देश है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप सीमांतीकरण से जो होता है ऐसे स्पष्ट करते हैं जो अपने आप को मुख्य धारा से कटा हुआ महसूस करते हैं। और बच्चों के सीमांतीकरण के लिए क्या होता है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका परिवार गरीब है, तो उनको
उस हाशिए पर रखा था, रोज़गार नहीं मिल पाता, शिक्षा नहीं, सही शिक्षा नहीं मिल पाती, स्वास्थ्य उनका खराब होता है, तो इस तरह से उनका बाल मजदूरी, बंधुआ मजदूरी में वो फंस जाते हैं। इस तरह से बाल श्रमिकों का, तो उनको सशक्तिकरण के बाल श्रम की स्थिति क्या है, सबसे पहले तो इस पर बात की जाएगी। और उनके उपाय के लिए अगर आप देखोगे तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने बहुत सारे कदम उठाए हैं। और उसके बाद भारत सरकार ने भी श्रम अधिनियम 1986 पारित किया था इस विषय में। बाल श्रम की समस्याएं क्या है? भारत एक विकासशील देश है और उसके अंदर जैसे कि माता पिता जो होते हैं वो अगर सीमांतिक में मतलब वो ऐसे जैसे गरीबी में रह रहे हैं, तो उनकी गरीबी का जो परिणाम है, उन्हीं की गरीबी के परिणाम बच्चों पे आ जाता है। उनको श्रम करना पड़ता है, कम उम्र में रोज़गार करने के लिए जाना पड़ता है। गरीब, उनका परिवार इतना गरीब है कि वो उनका पेट नहीं भर सकते, इसलिए बच्चों को अपने बचपन का त्याग करना पड़ता है और ऐसे में उनको जाकर काम करना पड़ता है। उनके पास समस्याएं हैं, उनको काम करने के लिए बाध्य करती हैं। उनकी जो जो आज की चुनौती, जो ये समस्याएं उनको काम करने के लिए बाध्य कर देती हैं। कम मजदूरी पे कई घंटों तक काम किया जाता है। खतरनाक स्थितियों का, जैसे ऐसे ऐसे कारखाने हैं जहाँ पर नशीली गैसें, ऐसी विषैली गैसें जहाँ पर, और कई कई लंबे तक बोझ ढोना पड़ता है, लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठना पड़ता है। जैसे कि विषैली गैसों वाले उद्योगों में काम करना पड़ता है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि उनसे निकलने वाली जो गैस होती है वो बहुत ज़्यादा सारे खराब होती है। तो परिवार की जो आय में वृद्धि करने के लिए उनको उनका जो भविष्य है वो खतरे में है। इस तरह से बहुत सारे इसको शोषण से रोकने के लिए उनको अच्छी शिक्षा प्रदान की जाए, उनको रोज़गार प्रदान के, उनके परिवार को, अगर उनका परिवार सही होगा तो उनकी यहाँ पर बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय में 16 वर्ष की न्यूनतम रोज़गार की जो आयु है वो 16 वर्ष निश्चित की गई है। भारत में वह 14 वर्ष की आयु वो निश्चित किया गया है। उसमें बहुत सारे NGO वगैरह इसलिए काम करते हैं। अगला आता है स्वास्थ्य सुरक्षा पर लेख। देखो स्वास्थ्य सुरक्षा क्या होता है, इसमें जो होता है बीमारी से जुड़ा हुआ है। बहुत सारे रोग हैं जो लाइलाज हैं, उन पर प्रयास के, जैसे कुपोषण, TB, इन सब के बात करते हैं। ये स्वास्थ्य सुरक्षा के अंदर आपको देखना होगा, स्वास्थ्य सुरक्षा के अंदर आप बात कर सकते हैं। तो स्वास्थ्य सुरक्षा जो है, इसके बारे में बात की गई थी, डॉक्टर महबूब उल हक ने इसके बारे में बात की है और क्या क्या करना चाहिए। जैसे प्रतिवर्ष आप देखते हो कि 5.5 मिलियन लोगों की मृत्यु होती है। ऐसा क्यों है? इस चीज़ को कारण में बात है, वो सिर्फ इससे विकसित देश ही नहीं, विकासशील देश और विकसित देश दोनों ही इससे प्रभावित होते हैं। तो ऐसा एक रिकॉर्ड था जिसमें अगर आप देखोगे कि कोई भी अगर पैरासाइट रिमोट, ऐसा कोई विकासशील देशों में ऐसा कोई रोग आ जाए तो उससे प्रतिवर्ष 17 मिलियन या लाखों में लोग मरते हैं, लाखों में लोग मरते हैं। तो एक स्वास्थ्य सुरक्षा एक बात है। आर्थिक सुरक्षा, देखो आर्थिक सुरक्षा के अंदर अगर आप देखते हैं, आर्थिक सुरक्षा के अंदर न्यूनतम आय, देश की न्यूनतम आय वगैरह है, आपको देखना पड़ेगा। रोजगार की समस्या है, अगर तो बहुत कुछ है आर्थिक सुरक्षा के अंदर, आप पढ़ लेना और उसमें आप लिख सकते हैं, तो आप अपने आप से भी लिख लेंगे। कोई खास इसमें बताने जैसा तो है नहीं। अगर नहीं है समझ में आया तो आप वीडियो देख लेना। मैंने आर्थिक सुरक्षा के अंदर विस्तार से बात की कि आर्थिक सुरक्षा क्या होती है। तो मोटा मोटा अगर आपको बता दें तो इसका जो संबंध होता है न्यूनतम आय से होता है, ठीक है। उत्पादन होता है। विश्व की जो ये लगभग 1/4 जो जनसंख्या है ना, आर्थिक दृष्टि से असुरक्षित मानी जाती है इस समय पर। आर्थिक सुरक्षा का अभाव से क्या होता है, जब आर्थिक सुरक्षा नहीं हो तो राजनीतिक तनाव बढ़ता है, उससे हिंसा विकसित हो सकती है, कानून की जो व्यवस्था है गड़बड़ा सकती है। तो इसको आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। भारत में अगर आप देखा जाएगा तो इससे निपटने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार की गारंटी स्कीम का कानून प्राप्त करने का उद्देश्य था, और गरीबी रेखा से नीचे लोगों को रोजगार, बहुत कुछ प्रयास किया गया है। अगर आप इसमें देखें तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर गांधी के समादेश क्या, देखो जो समादेश है गांधी का अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि पर अगर आप इसमें बात करते हैं तो समादेश के बारे में बात किया जाए तो इसको गांधी ने सहयोग की बात की है ना, पर्सपेक्टिव इंटरनेशनल कोऑपरेशन, सहयोग में। तो देखो उनके सामने तीन चुनौतियों पे देखा जाता है कि हित लाभ, शांति आधारित और महत्व आधारित। तो गांधी तो पहले से अगर आपको किसी चीज़ से निपटना है तो शांति का मार्ग उन्होंने प्रशस्त किया है। अगर किसी संसाधन की आपको प्राप्ति करनी है तो उसके लिए आप अहिंसा का इस्तेमाल करिए। उन्होंने सहयोग का शक्ति आधारित दृष्टिकोण पर बात करते हैं। हालांकि आजकल आप देखते हो कि शांति परमाणु हथियारों को लेकर ही बनी हुई है, लेकिन उनका मानना ऐसा नहीं था। उन्होंने इसमें बात की है, आगे पढ़ लेना। और आगे है
भारत में मानवाधिकार क्या है, भारत में गरीबी, भारत में मानवाधिकार की क्या स्थिति है, बहुत ही बेकार स्थिति है। मानवाधिकार, मानव के अधिकारों का हनन होता रहता है, क्योंकि अगर आप महिलाओं और बच्चों के अगर श्रम ये सब देखा जाए तो, लेकिन वो कदम उठाए जा रहे हैं, उसमें बात कर लेना। भारत में गरीबी तो बहुत ही ज़्यादा है, गरीबी से तो आप कुछ कह नहीं सकते, भारत में गरीबी तो सबसे ज़्यादा है। गरीबी के बारे में तो क्या ही कहें, आप खुद ही लिख लेना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।